नमस्कार दोस्तों, भावेश मैथ्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ठोस आकृतियां, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। तो चलिए देखते हैं सर। टॉपिक का नाम मैं लिख लेता हूं, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात हम करने वाले हैं। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है सर? इसका अभिप्राय ये बनकर के आ रहा है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ प्लेन फिगर्स। मतलब सॉरी, प्लेन नहीं है, ठोस का मतलब सॉलिड फिगर्स। ठीक है, अब ये ठोस आकृतियां क्या है सर, उसके बारे में हमको ध्यान देना है और उनका सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ना है। ठोस आकृतियों का मतलब है जो 3D फिगर्स हमारे हैं। देखिए, जैसे हम लोगों ने भाई समतलीय आकृतियों का मतलब क्या है, जो समतल में बन सकती है, जिसके अंदर वृत्त था, त्रिभुज थे, सभी प्रकार के चतुर्भुज थे, बहुभुज थे, इसी प्रकार की हमारी स्थिति होती है। और यहाँ पर जब ठोस आकृतियों की बात करते हैं तो बेसिकली ठोस आकृतियों में जो चीज हम लोगों को पढ़नी होती है ना, उसके अंदर एक घन हम लोग पढ़ा करते हैं, घन यानी कि क्यूब। दूसरी जो हमारी आकृति है उसके अंदर हम लोग बात करते हैं घनाभ, अभिप्राय क्यूबॉइड। ठीक है, घन घनाभ के बाद में नेक्स्ट जो है वो है बेलन, सिलेंडर। ठीक है, बेलन के बाद में हम लोग पढ़ना चाहेंगे शंकु के बारे में, शंकु यानी कि कोन। वन बाय वन अभी इनके सबके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। और उसके बाद में गोला, यानी कुल मिलाकर के हम लोग इन सभी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, गोला यानी कि स्फीयर। और जब आप शंकु की बात करेंगे तो शंकु के साथ में हम लोग जो है छिन्नक के बारे में बात करेंगे, छिन्नक यानी कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन। और इसी प्रकार से जब गोले के साथ में बात करेंगे तो गोले के साथ में हम अर्ध गोले के बारे में भी बात करना चाहेंगे, अर्ध गोला यानी कि हेमीस्फीयर। ठीक है, चलिए वन बाय वन इनके बारे में, इनकी डिजाइन क्या होती है, इनकी विशेषता क्या होती है और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, हम लोग आज की इस क्लास के अंदर उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे आकृति के बारे में हमने बात की, नंबर 1 हमारी आकृति है घन। घन का अभिप्राय क्यूब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सर, जो हमारी जो है आकृति किस प्रकार से बन सकती है ना। देखते हैं यहाँ पर 3D फिगर्स के अंदर। और तो चलिए, घन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर देखिए इस प्रकार का जो डिजाइन है, इस प्रकार का जो शेप रहेगा हमारा, वह क्या है, ये घन का शेप है। आप देख पा रहे होंगे कि भाई आपको नजर आ रहा है सर, ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि घन की विशेषता यहां पर ये लंबाई होती है। ध्यान दीजिए, ये है इसकी लंबाई। ठीक है, ये जो है यह उसकी चौड़ाई है और ये जो चीज है वह क्या चीज है, ऊंचाई है। तो इसका मतलब यहां पर जो डायमेंशंस है, घन एक ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो सबसे पहली विशेषता, ठीक है ना, घन में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई हुआ करती है। ठीक है ना, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट,
ये तीनों आपस में बराबर होती है, इस प्रकार की आकृति हमारी घन की कहलाती है। अब मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? तो एग्जाम्पल के रूप में हमारा पासा, भाई जिस पासे को आप खेलते हैं सांप सीढ़ी के लिए, लूडो के लिए, ठीक है ना, वो पासा जो है हमारा, वह किसकी आकृति है? वह घन का आकार है। यानी जिस कमरे में आप रहते हैं, सामान्यतः कमरे में जब आप बात करते हैं, देखते हैं अपने कमरे को, तो चार दीवारें आपको नजर आती है, एक छत है, एक फर्श आपको नजर आता है। अगर ये सभी बराबर बराबर हो जाए, यानी कमरे की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, ये तीनों बराबर हो जाए, तो वो कमरा जो है आपका घन के आकार का कमरा हो जाएगा। तो जब पासे की बात करते हैं तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होने की हमारी बात होती है। ठीक है सर। चलिए अब और विशेषताओं के अंदर बात करेंगे। तो घन में क्या होते हैं सर? घन की 12 कोरें होती है, 12 कोरें होती है जो समान लंबाई की है, जो समान लंबाई की होती है। यानी कि घन में समान लंबाई की 12 कोरें होती है। ठीक है ना। देयर आर 12 एजेस ऑफ इक्वल लेंथ्स, जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं, वापस ध्यान देना, देयर आर 12 एजेस ऑफ इक्वल लेंथ्स की बात हम कर रहे हैं। कोरों का मतलब क्या है सर? कोरों का मतलब यह है कि जो आपकी रेखा, यानी दो सतहों को मिलाने पर जो जॉइंट बनता है, जैसे कमरा है तो कमरे में एक पीछे की दीवार हो गई, एक उधर की दीवार हो गई, और ये जो दो दीवारें जहां पर आपका इस प्रकार से जॉइंट का फॉर्म करेगा, तो ये जो क्या है, जहां जॉइंट होगा वो आपकी कोर कहलाएगी। जैसे मैंने यहां पर 3 कोरों को रिप्रेजेंट किया है, जो लाल मार्क आपके पास में हो रही है। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा एक कोर ये भी तो है, ये सारी की सारी जो है ये हमारी कोरें हैं, जिसको मैंने मार्क किया। अब देखिए कुल कितनी कोरें हो गई सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 ये डार्क किया हुआ है, ये 10 11 और 12। तो घन में ये कुल मिलाकर के 12 कोरें, और सभी कोरों की लंबाई आपस में बराबर होती है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हुए, घन में 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं, 6 वर्ग के आकार के वर्गाकार पृष्ठ होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के कुछ विशेषताएं हम लोगों ने यहां पर देखी। इसकी एग्जाम्पल के रूप में पासा देखा, समान लंबाई की 12 कोरें देखी, और उसके साथ में 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं। ये तो हो गई हमारी विशेषता, और इसके आधार पर जो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सर, मैं उसके बारे में बात करता हूं। देखिए जो पहली कंडीशन है, पहला जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वह घन का आयतन, घन का आयतन। घन के आयतन का मतलब होता है सर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है भुजा क्यूब। ठीक है। और भुजा क्यूब को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए क्यूब, क्योंकि समान लंबाई की कोरें होती तो लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, और ऊंचाई भी किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? ए के बराबर। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में बराबर है, और उनको कोर कह दिया गया, और कोर का मतलब वो सारा सारा ए के बराबर हो गया। तो जब आयतन की बात करेंगे तो भुजा क्यूब का फॉर्मूला है आपका, और आयतन का मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई से है। अब ध्यान दीजिए, आधार आपका चूंकि वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, और उसकी ऊंचाई यानी वापस भुजा से गुणा हो गया, तो ए क्यूब आपका घन के आयतन का फॉर्मूला हो गया। नंबर दूसरी बात, घन की, ठीक है, यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम लोग बात कर रहे हैं। गौर कीजिए, यहां पर जो है ऐसा कर लेते हैं, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? लेटरल सरफेस एरिया है, और लेटरल सरफेस एरिया को अगर साधारण भाषा में हम लोग बात करें तो इसका मतलब यहां पर हो गया 4 दीवारी का क्षेत्रफल है, यानी 4 दीवारी। जैसे कमरे में आप रहे हैं तो कमरे में जो चारों दीवारें हैं इनके क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। इसमें नीचे का बेस यानी कि फर्श और ऊपर वाली छत हम छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो 4 दीवारों के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा सर? 4a², क्योंकि जब एक दीवार है, एक दीवार का मतलब एक वर्ग हुआ, और एक वर्ग का जब भुजा स्क्वायर a² है, और 4 दीवारों की बात करेंगे तो 4a² हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा करते हैं। ठीक है ना।
लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तीसरा हमारा जो फॉर्मूला हमको पढ़ना है वो पढ़ना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। अब बताइए सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, सभी 6 पृष्ठ हैं और 6 वर्गाकार पृष्ठ हैं, उन सभी के कुल क्षेत्रफल से हुआ। और जब एक आपका है पृष्ठ क्या है, वर्ग है, और वर्ग की भुजा क्या हो गई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और 6 अगर पृष्ठ हैं तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के द्वारा प्रदर्शित होता है, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है। और चलिए चौथा, यहां पर घन के विकर्ण की बात कर रहा हूं। घन का विकर्ण, इसका मतलब है डायगोनल्स की बात कर रहे हैं। और डायगोनल आपका जो वर्ग का विकर्ण है लगभग उसी पैटर्न का फॉर्मूला है, वो नहीं है, उसी पैटर्न पर वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुणा √2 हुआ करता है। और यहां पर विकर्ण क्या हो जाएगा, भुजा गुणा √3 हो जाएगा। ये आपकी भुजा निकल जाए, विकर्ण निकल जाएगा। तो विकर्ण के लिए हमारा फॉर्मूला होगा a√3। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भी घन के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए वो हम सब ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। और बहुत आसान सी चीज़ है, अधिकांश चीज़ें आपके वैसे ही कॉन्सेप्ट में होगी, आपको ध्यान होगा। जो चीज़ नहीं है उसको अपने दिमाग के अंदर ऐड करते रहें। भाई जो याद है वो तो याद रहेगा ही रहेगा, और जो नहीं है उसको आप ऐड कर लें, याद कर लें। ठीक है सर। तो वापस से ध्यान देना, जो चीज़ समझने की है केवल और केवल 4-5 चीज़ें हैं। नंबर 1, घन में 6 वर्गाकार पृष्ठ होते हैं और घन में 12 कोरें होती है और सभी कोरें समान लंबाई की होती है। एक कॉन्सेप्ट तो ये जो इसकी विशेषता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है और उसको आप कोर कहा करते हैं, जिसको कि हम सिंबल ए से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहां पर आयतन की जहां बात करेंगे तो भुजा क्यूब a³ का फॉर्मूला होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जहां बात करेंगे, चूंकि 6 दीवारें हैं, मतलब 4 दीवारें, छत और फर्श मिलकर के संपूर्ण पृष्ठ है ना, 6 फलक हो गए हमारे, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर हो गया। जब हम लोग पार्श्व पृष्ठ की बात करते हैं, यानी छत और फर्श को छोड़ करके 4 दीवारों की बात करते हैं, तो 4a स्क्वायर हो गया। और विकर्ण के लिए आपका भुजा गुणा √3 a√3 आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये तो बात हो गई सर हमारे घन के बारे में। चलिए दूसरी आकृति जो हमको पढ़नी होती है वह है घनाभ। क्यूब के बाद में अगली आकृति क्यूबॉइड के बारे में हम बात करना चाहते हैं। अब देखिए घनाभ, इसका कोई एग्जांपल अगर आपके पास में है तो सामान्यतः सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो घनाभ का आकार हम लोग रात दिन यूज किया करते हैं। जैसे जिस कॉपी के अंदर आप पढ़ते हैं वो कॉपी आपकी घनाभ के आकार की है ना, जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं वो आपकी घनाभ के आकार की है, जिस टेबल टॉप के ऊपर आप रख करके लिखते हैं वो टेबल टॉप आपका घनाभ के आकार का है। सामान्यतः हमारे जो घर के कमरे होते हैं वो घनाभ के आकार के होते हैं। और सबसे सर्वसुलभ अगर एग्जाम्पल की बात करता हूं तो माचिस की डिब्बी, है ना। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि माचिस की डिब्बी तो लगभग हम सभी ने देखी है। तो माचिस की डिब्बी वाला जो शेप रहेगा वो हमारा किसका रहने वाला सर, घनाभ का हमारा शेप रहने वाला है। तो ध्यान दीजिए, घनाभ के शेप की बात मैं कर रहा हूं, तो इस प्रकार का हमारा शेप होता है, ठीक है। और जब ये शेप की बात मैं कर रहा हूं तो इसके अंदर देखो, एक ये तो आपकी हो गई सर इसकी लंबाई, क्योंकि यहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर नहीं है, तो मैं इसको लंबाई को L लिखूंगा। ये है दूसरी भुजा, दूसरी कोर, जिसको हम लोग कहेंगे चौड़ाई, यहां पर मैं B लिखूंगा। और तीसरी इसके लिए ये चीज हो गई आपकी ऊंचाई, जिसको कि हम हाइट के रूप में H लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई यहां जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होती है, इसको ध्यान देना। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में तीनों बराबर होने पर घन हो जाएगा, और ये बराबर नहीं होने पर वह शेप आपका घनाभ रहेगा। जैसे पानी की टंकी आपने देखी होगी, तो लगभग इस प्रकार का जो शेप आपका होता है। माचिस की डिब्बी सबसे आसान एग्जाम्पल आपके लिए है। तो लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू हाइट, है ना। कोई दो चीजें बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, तब भी वो क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। अब घनाभ के अंदर जो रेगुलर हमारे फॉर्मूले हैं मैं उनके बारे में बात करता हूं, जो सामान्यतः आपके जानकारी में है। सबसे पहला फॉर्मूला, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम के बारे में जब बात कर रहे हैं तो घनाभ का आयतन, देखिए बेसिक फॉर्मूला है हमारा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल
गुणा ऊंचाई। और आपके दिमाग में आएगा कि हमारा आधार कैसा है सर, ये जो हमारा आधार रहा सर वो ये वाला शेप है जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई आ रही है, यानी कि अपने कमरे की फर्श की हम लोग बात कर सकते हैं। तो कमरे की लंबाई है उसमें चौड़ाई है, तो आधार जो है आयताकार होने के कारण आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया और उसका आप ऊंचाई से गुणा करेंगे। तो कुल मिलाकर क्या हो गया सर, LBH, ये आपके आयतन का फॉर्मूला हो गया, घनाभ का आयतन। चलिए दूसरी बात कर रहा हूं मैं, यहां पर चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी, और जिसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, चार दीवारी को कहने वाले हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो चार दीवारी के जब क्षेत्रफल की बात आएगी तो तुरंत ध्यान दीजिए क्या फॉर्मूला होना है सर, आपके दिमाग में आएगा लंबाई और चौड़ाई वाली आधार यानी फर्श और ऊपर लंबाई और चौड़ाई वाली छत नहीं है। तो अब आपके पास में क्या है, एक दीवार है जिसमें लंबाई और ऊंचाई है, उसके सामने वाली दीवार में भी लंबाई और ऊंचाई है, नहीं लंबाई और ऊंचाई की दो दीवारें आमने सामने की ओर चौड़ाई और ऊंचाई वाले दो प्रश्न है हमारे पास में, तो दो कॉमन आ गया, एक में लंबाई और ऊंचाई है, दूसरे के अंदर चौड़ाई और ऊंचाई, तो ऊंचाई भी बाहर कॉमन आ गई, तो दो गुणा ऊंचाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। और जब मैं बात करता हूं पार्श्व पृष्ठ की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए यहां पर बेसिक फॉर्मूला क्या है, हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। और आधार चूंकि आयत है और आयत का परिमाप होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई और उसके साथ में ऊंचाई, तो ये आपका जो है चार दीवारी का क्षेत्रफल हमारा आ गया, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हम लोग यहां पर बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा सर, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। और इसी प्रकार से मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं सर, और यहां पर एक फॉर्मूला और लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। नंबर चौथा फॉर्मूला हमारा विकर्ण के लिए, ध्यान दीजिए टोटल सरफेस एरिया में चूंकि 6 सारी की सारी फलक आ गई, इसके अंदर नीचे वाला आपका जो है बेस हो गया, ऊपर वाली छत हो गई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई, 2 ही आपकी लंबाई गुणा ऊंचाई हो गई, और 2 दीवारें जो है आपकी ऊंचाई और चौड़ाई का गुणा वाली हो गई, तो 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई साइक्लिक ऑर्डर में चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई 2LB प्लस BH प्लस HL। और चौथे फॉर्मूले की बात करते हैं यहां पर घनाभ का विकर्ण, और जब घनाभ के विकर्ण की हम लोग बात करते हैं तो आयत के विकर्ण वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, जैसे घन के विकर्ण के लिए हमने वर्ग की बात की थी, भुजा गुणा √2 की बात की थी, तो अब आयत का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का वर्गमूल, तो वर्गमूल लगाऊंगा और यहां पर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर के साथ में ऊंचाई स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए सर एक बार जो है मैं वापस इन फॉर्मूलों को जल्दी से रिकॉल करवा लेता हूं आपको। देखिए इसी स्क्रीन के ऊपर मैं लिखना चाहता हूं, देखिए हमारी जो बात हो रही है घनाभ की हो रही है सर, ठीक है। और घनाभ जिसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया कि माचिस की डिब्बी वाला शेप हमारा, और उसके अंदर जब मैं कहता हूं आयतन, आयतन का मतलब क्या है, वॉल्यूम, और आपका फॉर्मूला क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा है। दूसरा जब मैं कहता हूं आपका चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल जिसको हम लोग कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय, आधार का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा h, आधार का परिमाप क्या हुआ, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा हो गया। और इसी प्रकार से जब हम लोग बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये तो हो गए हमारे सर जनरल फॉर्मूले जो सामान्यतः हमारी जानकारी में है, और इसके घनाभ के विकर्ण का सूत्र और ये फॉर्मूला होता है आपका रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के रूप में। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूले में से अधिकांश आपको याद है। घनाभ के लिए 2 नए फॉर्मूले, 2 नए कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े तो हो सकता है परीक्षा में उस प्रकार का जब प्रश्न आएगा तो हमारा एक डिटेल के अंदर आपको उन फॉर्मूलों को पढ़ना पड़ेगा, हर प्रश्न जो है आपका लंबा हो जाएगा। तो पहली जो स्थिति है हमारी, ध्यान दीजिए, घनाभ की
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, ऊंचाई का, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग L, या यूं कहें L को छोड़ दें X कर दें क्योंकि L लंबाई को रिप्रेजेंट कर लेता है, योग X दिया हो तथा विकर्ण D हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया के। भाई कंडीशन क्या है? द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन and represented by a symbol x and the diagonal of that cuboid is d, then the total surface area is given by x square minus d square। आप सीधा इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया के लिए, x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का। ठीक है, अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि देखो एक फॉर्मूला तो हमने ये लिखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और एक थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला यहां पर लिखा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इसमें से दोनों में से कौन सा यूज करना है, अब ये आपको तय करना पड़ेगा। जब आपके पास में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं, यानी लंबाई का मान भी है आपके पास, चौड़ाई का मान भी है, ऊंचाई का मान भी है, और ये सारे अलग अलग मान हैं, तब आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2LB प्लस BH प्लस HL वाला फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अगर आपको योग दे दिया जाएगा तो उस स्थिति में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो योग है उसका वर्ग माइनस विकर्ण का वर्ग। देखिए अगर ये सीधा याद होता है तो हम चुटकी बजाते हुए अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे, और नहीं तो क्या होगा, मैं देखिए आपके लिए जो है इसका डेरिवेशन की बात करता हूं, अगली स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूं, इसको डेराइव करने की बात करते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। यहां पर देखिए क्या दिया है सर, घनाभ की बात है, पूरा एक बार लिखना पड़ेगा मुझे। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग है x के बराबर, ठीक है ना, और उसके साथ में विकर्ण है हमारा d के बराबर, और मुझे ज्ञात क्या करना है, मेरा प्रश्न है ज्ञात करना है मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, मतलब मेरा स्थिति ये है प्रश्न की। अब ध्यान दीजिए जो चीज हमें दे रखी है मैं उसके बारे में बात करूंगा। मुझे क्या दे रखा है सर, देखिए दो इंफॉर्मेशन मेरे पास में है। पहली इंफॉर्मेशन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनका योग x है, ये आपको दे दिया है सर, है ना, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट L प्लस B प्लस H x के बराबर हो गया। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है हमें दे रखा है विकर्ण, और विकर्ण का मतलब क्या हुआ सर, विकर्ण का अभिप्राय होता है अपना फॉर्मूला गणित का सूत्र L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर D। ये आपको दो चीजें दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के योग के साथ में विकर्ण का मान जो कि हमने कहा D है, तो रूट हो गया। अब देखो करना क्या होगा, मुझे यहां से इसका वर्ग कर दूंगा, तो वर्ग करूंगा तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये D स्क्वायर हो गया। यही इक्वेशन नंबर 2 है सर, है ना, केवल और केवल इसका वर्ग करते हुए वर्गमूल हटा दिया। अब मैं बात करूंगा समीकरण 1 का वर्ग करना, और समीकरण नंबर 1 का जैसे ही वर्ग करेंगे दिमाग में आया L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर कौन है, x स्क्वायर के बराबर। भाई देखिए भाई हो सकता है 3 पदों का वर्ग हमारे दिमाग में हो या नहीं हो, 3 पदों का जब वर्ग करते हैं तो मोस्टली आपका फॉर्मूला वही a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला लगता है, यानी 3 पदों के वर्ग में तीनों का स्क्वायर करना और दो का गुणा और उसका दुगुना करना। तो देखिए जब आप इसको करेंगे तो L स्क्वायर होगा, B स्क्वायर होगा, H स्क्वायर होगा, तीनों का स्क्वायर किया L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, दो का गुणा उसका दुगुना, तो LB का गुणा करते हुए दुगुना 2LB, फिर 2BH और उसके बाद में 2HL, ऐसा हम लोगों ने गुणा कर दिया और ये x स्क्वायर के बराबर है। यहां से क्या करना चाहता हूं मैं, यहां से L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर का एक जोड़ा लेना चाहता हूं। ठीक है सर, ये एक पेयर बन गया हमारा, और ये 2 कॉमन आकर के पीछे बना LB प्लस BH प्लस HL।
बराबर में कौन हुआ, एक्स स्क्वायर। और मुझे बताइए ये क्या चीज है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का योग आपके दिमाग में आएगा कि ये इक्वेशन नंबर 2 के आधार पर, ये देखिए सर समीकरण नंबर 2 में ये चीज है हमारे एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का योग किसके बराबर है, डी स्क्वायर के बराबर है, तो मैं इसको डी स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये जो चीज है आपके दिमाग में आए 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल, ये चीज क्या होती है सर, ये हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बराबर में कौन है, एक्स स्क्वायर। और जैसे ही मैं डी स्क्वायर का पक्षांतर कर देता हूं, राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, तो बताइए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का मतलब किससे था सर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग था, और माइनस डी स्क्वायर। तो मैंने अभी इसी फॉर्मूले को यहां पर लिखा है कि अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग आपके पास में है, विकर्ण आपके पास में है, तो आप सीधा सीधा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को ही अप्लाई करेंगे। और अगर ये चीज हमारे दिमाग में होगी तो फटाक से उत्तर दे देंगे। अदरवाइज हर प्रश्न को करने के लिए आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हर प्रश्न के साथ में करनी पड़ेगी। तो इसको एज ए रिजल्ट हम लोगों ने, ठीक है ना, एक और नया रिजल्ट हमने घनाभ के लिए पढ़ लिया। ठीक है, चलिए एक रिजल्ट में और डिस्कस करता हूं आपके साथ में। अगली जो हमारी स्थिति रहेगी उसके अंदर देखिए घनाभ की आसन्न, आसन्न का मतलब है एडसेंट, पड़ोसी, आसन्न सतहों का क्षेत्रफल कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होने पर, ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी सी। इसको भी हम लोगों को याद कर लेना चाहिए। और ये देखो, अब आयतन का एक फॉर्मूला हमने ये लिखा और एक आयतन का फॉर्मूला हमने शुरुआत में लिखा था। देखो ये जनरल रिजल्ट है, ये तब लगेगा जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपके पास में हो, अलग अलग हो, तो आयतन का ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। लेकिन घनाभ के आयतन का ये फॉर्मूला कब लगेगा, देखिए ए बी सी क्या है, ए बी सी क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, सतहों का क्षेत्रफल है। कौन सी सतह, जो आसन्न है, एक दूसरे के साथ में जो टच हो रही है, ऐसी 3 सतहों का क्षेत्रफल ए बी और सी है। तो जब आप एडसेंट सरफेसेस के एरिया आपको अगर आपके पास में है ए बी सी, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, रूट ऑफ ए बी सी के द्वारा दिया जाएगा। तो इसको भी आपको सीधा सीधा याद रखना चाहिए। अब इसको भी देखते हैं सर कि भी कैसे जो है हम लोग इसको सोच सकते हैं। तो दूसरी स्थिति क्या है सर, हमारी जो स्थिति है, देखो गिवन क्या है हमारे लिए, हमें दे रखा है आसन्न सतहों का क्षेत्रफल ए बी सी के रूप में दे रखा है। ठीक है, और मुझे बताइए इस स्थिति में ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है आयतन, वॉल्यूम को ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आसन्न सतहों का, और सतह का मतलब क्या है भाई, दीवारें हैं हमारे कमरे की। तो यहां पर देखिए ए क्या हो गया, ए जो है लंबाई और चौड़ाई का गुणा हो गया, बी कौन हो गया, पता लगा चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा हो गया, और सी कौन हो गया, यहां पर ऊंचाई और लंबाई का गुणा हो गया। अब इन तीनों जो समीकरण आपकी बनी कि ए बी और सी, जो कि सतहों का क्षेत्रफल है, और जो भी सतह है जिस कमरे में आप बैठा है यहाँ भी है, और उसकी जब दीवार देखते हैं आप, तो दीवार में लंबाई और चौड़ाई का गुणा दिखता है। दीवारों को देखने पर आपके चौड़ाई ऊंचाई का गुणा आपको नजर आ रहा है। तो सब में ए का मान लंबाई चौड़ाई का गुणा, बी का मान चौड़ाई ऊंचाई का, और सी का मान ऊंचाई लंबाई का गुणा हो गया। इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और जैसे ही आप गुणा करते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो ए बी सी हो गया, राइट हैंड साइड में गुणा करने पर एल स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, एच स्क्वायर हो गया। अब मैं यहां से वर्गमूल कर लेता हूं। ठीक है, और जैसे ही आप वर्गमूल करते हैं तो ये रहा रूट ए बी सी, और सामने की ओर वर्गमूल करने पर एल बी एच। और मुझे बताइए ये एल बी एच क्या है, यही तो आयतन है। तो इसलिए आयतन को हम लोगों ने सीधे फॉर्मूले के रूप में क्या लिख दिया, आयतन बराबर रूट ए बी सी। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करने वाले हैं, जब आपके पास में आसन्न सतहों का क्षेत्रफल दिया है। तो कुल मिलाकर के इस स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्मूले डेरिवेशन हुए हैं कि किस प्रकार से परिणाम आए, ये हमारा परीक्षा का पार्ट नहीं है। इस प्रकार से आपको नहीं करना है। हमारे परीक्षा से के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्मूले लिखे हैं घनाभ के लिए,
यानी क्यूबॉइड के लिए आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं। वापस मैं रिपीट कर लेता हूं जल्दी से। देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2LB प्लस BH प्लस HL होगा। आयतन के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा LBH हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से विकर्ण के लिए रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगा। और चार दीवारी के लिए आधार का परिमाप 2L प्लस B गुणा H हो जाएगा। लेकिन कुछ विशेष स्थितियां, और विशेष स्थितियों के अंदर अगर घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग आपके पास में है, विकर्ण का माप अगर आपके पास में है, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के फॉर्मूले से। और आसन्न सतहों का क्षेत्रफल ABC आपके पास में है, तो आपका आयतन का फॉर्मूला रूट ABC हो जाता है। कई बार परीक्षाओं के अंदर जो इस प्रकार का प्रश्न बना है और लगभग इन्हीं सिंबल्स के अंदर का प्रश्न पूछा गया। जैसे मैंने यहाँ ABC लिखा, हो सकता है वहां अल्फा बीटा गामा कर दिया जाए ABC के स्थान पर, तो आपका आंसर रूट अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। और यहाँ तो मैंने ये फॉर्मूले कैसे बने थे, जो नए वाले फॉर्मूले, उसकी बात की है, तो ये आपने एक बार पढ़ लिया, पर्याप्त है। चले आगे बढ़ते हैं। तो घन और घनाभ के कुछ है ना, लगभग 4-4-8 फॉर्मूले हो गए हमारे। उसके बाद में जो आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ रहे हैं हम लोग बेलन, सिलेंडर। अब ध्यान दीजिए, सिलेंडर का फॉर्मेशन कैसा है सर। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं आपके साथ में, तो आपने देखा होगा ट्यूबलाइट, है ना, जो ट्यूबलाइट की रॉड होती है आपकी, ठीक है, वह बेलन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। या पानी का पाइप, भाई पानी का पाइप जो देखा होगा वो किसका एग्जांपल हो रहा है, बेलन का एग्जांपल हो रहा है। और जब मैं बेलन के शेप की अगर बात करता हूं, तो देखिए कुल मिलाकर के इस प्रकार का हमारा शेप है बेलन का, ठीक है ना। इस शेप को हम लोग, है ना, अच्छे डार्क कलर में डालते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो हमारा शेप जो है वो इस प्रकार का बेलन का शेप है। क्लियर है। अब बेलन की जब बात करते हैं सर, शेप आपके दिमाग में आ गया यहां पर, ठीक है। एक बार वापस से जो है इसको, चलो यही बनने वाला है। चलिए सर, अब आप जब इसको देख रहे हैं सर, तो इसके अंदर ध्यान दीजिए क्या बन रहा है। अगर मेरे पास में यह पाइप है, तो एक चीज तो हमारी ये वाली बन रही है सर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है हमारा वक्र पृष्ठ। ध्यान दीजिए इधर, ये आपका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा, कर्ड सरफेस कहलाएगा। और ये ऊपर है ना, ये वृत्ताकार पृष्ठ है, वृत्ताकार पृष्ठ है। और ये भी आपका क्या है, वृत्ताकार पृष्ठ है, ठीक है, सर्कुलर। और वो जो है कर्ड सरफेस है। चलिए, अब यहां पर बेसिकली बहुत ज्यादा आपका रिजल्ट नहीं है, 2 से 3 रिजल्ट्स आपको पढ़ने हैं सर। सबसे पहला जो रिजल्ट है बेलन के लिए, आयतन का फॉर्मूला आपको पढ़ना है। और आयतन के लिए यानी वॉल्यूम आपके दिमाग में आना चाहिए, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और जब एरिया ऑफ बेस की बात करेंगे तो मुझे बताइए यहां आधार क्या है सर। आपके दिमाग में आया, आधार मेरा वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल इसके लिए जो है यहां पर त्रिज्या होगी सर। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपके दिमाग में आ रहा है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक की, है ना, ये h है, तो पाई आर स्क्वायर h, ये बेलन के आयतन का आपका फॉर्मूला हो गया सर। V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h आयतन का फॉर्मूला। कहीं को कंफ्यूजन है सर। चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। आयतन के बाद में जब हम दूसरी बात करेंगे, यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए यहां पर पार्श्व पृष्ठ नहीं है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, अभी अभी हमने बात की है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई से होता है। और जब आधार के परिमाप की बात करते हैं तो आधार चूंकि वृत्ताकार है, और वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि से हुआ, और वृत्त की परिधि हो गई हमारी
2 पाई r और ऊंचाई का अभिप्राय h से हुआ और ये है हमारा कर्ड सरफेस एरिया। तो ये दूसरा फॉर्मूला हमारा बन गया सर, ठीक है, आधार के परिमाप ऊंचाई को गुणा करने पर। और तीसरा फॉर्मूला जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है इसमें दो वृत्ताकार पृष्ठ को जोड़ना है, ठीक है ना। और जब मैं जोड़ूंगा तो आपका रिजल्ट रहेगा 2 पाई r प्लस h के रूप में रहेगा। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया का। तो TSA इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h। तो बेलन में कुल मिलाकर के केवल और केवल ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, और इसमें अंतर भी आपको समझ में आना चाहिए कि CSA क्या है और TSA क्या है। CSA का मतलब वक्र पृष्ठ है, उसमें वृत्ताकार भाग शामिल नहीं है। जो ऊपर वाला और नीचे वाला, इसको आप पेंदा और ढक्कन कह रहे हैं मान लें, तो ये ढक्कन और पेंदा आपका शामिल नहीं है, तो उस स्थिति में वह वक्र पृष्ठ है। और जब ढक्कन और पेंदा शामिल हो जाएगा तब वह संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना सर। तो वक्र पृष्ठ के लिए 2 पाई RH और संपूर्ण पृष्ठ के लिए 2 पाई r प्लस h है, और अंतर दोनों में है आधार और टॉप का, है ना। ढक्कन और पेंदा ये शामिल नहीं होने पर वक्र पृष्ठ, यानी पाइप अगर खुला है तो आपका क्या हो गया सर, वक्र पृष्ठ हो गया। और पाइप अगर ठोस है, दोनों तरफ से पूरा, है ना, लोहे से भरा हुआ है एकदम ठोस, तो ऐसी स्थिति में क्या है, उसका आधार भी है और उसके ऊपर का टॉप भी है, और ऐसी स्थिति के अंदर वह संपूर्ण पृष्ठ की बात करने वाला है, ठीक है सर। कुल मिलाकर के तीन ही फॉर्मूले आपके बेलन में है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं। बेलन के बाद हमारे अगली जो आकृति है जिसको हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा शंकु। शंकु यानी कोण। अब ध्यान दीजिए, शंकु कोण का मतलब कैसा एग्जाम्पल होगा सर। देखिए कई बार जो हम लोग दुकान पर जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई आइसक्रीम कोन देना, है ना, कि भाई पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम लेते हैं कि भाई इस कंपनी का इस फ्लेवर का भाई कोन देना, उसी का नाम ही कोन हम लोगों ने रख दिया। जैसे उदाहरण के लिए बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप। भाई जब बच्चे जन्मदिन मनाते हैं और जन्मदिन के ऊपर बच्चों को जो टोपियां हमारे द्वारा पहनाई जाती है वो कैसा शेप है, वह शंकु का शेप है। तो चलिए इसको देखते हैं सर। शंकु का शेप है ना, यहाँ पर ऐसा हम लोगों ने शेप कर दिया, ठीक है, ये आपका शंकु हो गया सर। गौर कीजिए, जब मैं इसको देखता हूं तो मेरे पास में यहाँ पर कुछ हिस्से नजर आ रहे हैं मुझे, जिसके अंदर एक हिस्सा ये है, ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे हैं वक्र पृष्ठ कहा करते हैं, ठीक है। एक हिस्सा हमारा ये है जिसको हम वृत्ताकार पृष्ठ कहते हैं, और जब ये दोनों मिलेंगे तब वह संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इसमें डायमेंशंस आपकी तीन हो जाती है। एक डायमेंशन होती है ये वाली, जिसको हम लोग कहते हैं h यानी कि ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन। एक डायमेंशन ये हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या r, और एक डायमेंशन हमारी ये हो जाती है सर, ये देखो ये तिरछी जो लाइन खींच रहा हूं मैं, ये तीसरी डायमेंशन हमारी है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, L कहा करते हैं। और L का मतलब क्या है, L का अभिप्राय है ढालू लंबाई या तिर्यक ऊंचाई। ढालू लंबाई या तिर्यक ऊंचाई शब्द काम में लेते हैं, और अंग्रेजी भाषा वाले विद्यार्थी स्लैंट हाइट शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो एक हाइट हो गई जिसको h कहेंगे, और स्लैंट हाइट का मतलब L कहेंगे। तो यहां पर आपके पास में देखिए सबसे ज्यादा सोच करके फॉर्मूलों का जब यूज करना होता है तो वो शंकु में किया जाना होता है, क्योंकि जहां पर फॉर्मूले में हमें L की आवश्यकता होगी, प्रश्न हमें R और H का मान देगा। जहां हमें R और L की आवश्यकता होगी उस स्थिति के अंदर मुझे R और H का मान देगा तो L निकालना पड़ेगा, ऐसी स्थितियां, ठीक है ना। भाई जिसकी आवश्यकता होगी वो वेरिएबल आपको नहीं देगा, जिसकी आवश्यकता नहीं है वो देगा। तो सबसे पहली चीज मुझे R, L और H में संबंध की बात करनी है। तो देखिए पहला जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा, R, H व L में संबंध, रिलेशन बिटवीन R, H एंड L। और जब इस रिलेशन की बात कर रहे हैं तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर। और पाइथागोरस प्रमेय जब लगेगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम R, H, L में जो भी चाहिए उसको निकाल सकते हैं। जैसे मुझे L चाहिए, ध्यान देना,
तो L जो है वो R, H और L में कर्ण है, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, और सबसे बड़ी भुजा है तो बड़ी कब बनेगी, जब जोड़ा जाएगा, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा ऐसा R स्क्वायर H स्क्वायर वर्ग करते हुए जोड़ना, वर्गमूल लेना। इसी प्रकार से अगर R चाहिए तो मुझे वर्ग करके घटाना पड़ेगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर करते हुए, और अगर मुझे H चाहिए तो भी वर्ग करके घटाना पड़ेगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर के रूप में। तो पहला रिजल्ट ये हमारा किसके माध्यम से है, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आपका परिणाम है। ठीक है, और ये लगभग शंकु के प्रश्नों को हल करते समय 90% केसेस में इस फॉर्मूले को लगाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि दो वैल्यू आपके पास में होगी और तीसरी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, और उसी के आधार पर आपका सूत्र लगने वाला है। ठीक है, तो पहला ये ध्यान रखना। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं आयतन का फॉर्मूला। आयतन यानी कि वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हमारा क्या रहने वाला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए 1/3 तो है ही हमारा, और आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, वृत्ताकार है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, और ऊंचाई का मतलब h है। तो ये आपका आयतन का फॉर्मूला हो गया जो मुझे याद रखना होता है। अब ध्यान दो, बेलन के आयतन में और शंकु के आयतन में 1/3 का ही फर्क है। बेलन का आयतन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h है, और शंकु के आयतन में 1/3 और लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयतन के बाद में जब मैं बात करूंगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कर्ड सरफेस एरिया, और आपके दिमाग में आएगा कर्ड सरफेस एरिया का मतलब है नीचे वाला वृत्ताकार भाग शामिल नहीं है, तो वह आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा सर, 1/2 गुणा आधार का परिमाप, 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिर्यक ऊंचाई। ध्यान दीजिए तिर्यक ऊंचाई, ये आपका बेसिक रिजल्ट है। और जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो 1/2 आधार का परिमाप यानी वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और तिर्यक ऊंचाई का मतलब L से है सर, ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, यहां पर H से नहीं है, 2 से 2 कट गया। तो बताइए कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे लिए, पाई आर एल, ये आपका फॉर्मूला हो गया सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी की मैं बात कर रहा था कि जब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में L की आवश्यकता होगी तो प्रश्न L नहीं देता है, हमें प्रश्न R और H का मान देता है। तो मुझे इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का वर्गमूल, है ना, वहां से L निकालना होगा और उसके बाद L का मान रखना होगा। जब आयतन को निकालना होता है तो प्रश्न में R और H की आवश्यकता होती है फॉर्मूले के अंदर, और प्रश्न में आपको R और L दिया होगा या H और L दिया होगा, तो उस स्थिति में जो नहीं है वो आपको निकालना है, और R को निकालना है तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर का वर्गमूल करते हुए, और H को निकालना है तो रूट में L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर को करते हुए। बात समझ में आ गई ना सर? तो चलिए, तो ये तीसरा हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया, और इसमें जब वृत्ताकार भाग पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा तो यहां से पाई आर कॉमन आते हुए आर प्लस एल, ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। तो कुल मिलाकर के ये 4 फॉर्मूले हो गए, एक बढ़ गया सर, क्योंकि बेलन में 3 पढ़े थे हम लोगों ने। ठीक है, एक पढ़ा था आयतन बेलन के लिए पाई आर स्क्वायर एच के रूप में, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में 2 पाई आर एच, देखिए ये वाला, और तीसरा हमने पढ़ा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, उसके बाद कोष्टक में आर प्लस एच के रूप में। तो ये 3 फॉर्मूले तो है शंकु के अंदर, ठीक है ना। आयतन के लिए 1/3 लगाते हुए पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ के लिए पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए पाई आर आर प्लस एल। लेकिन एक फॉर्मूला आपका समकोण त्रिभुज बनने के कारण एल आर और एच का संबंध का ये फॉर्मूला हमारा बढ़ जाता है। तो ये चीज आपके दिमाग में आए। चलिए सर आगे की तरफ बढ़ता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति को मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। कई बार जो है परीक्षा में प्रश्न आता है और हम लोग जो है सोचते रह जाते हैं उस प्रश्न के लिए। ध्यान दीजिए, गौर करना। जब मैं किसी शंकु की बात कर रहा हूं, ये आपका शंकु है ना, मैं यहां पर अलग अलग 3 शंकु बना लेता हूं सर, ठीक है, ताकि उसके माध्यम से हम उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें अच्छे से। ठीक है सर,
मान लिया मैंने ये शंकु बनाए और मैंने क्या किया, इस शंकु को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जैसे मान लिया मैंने यहां पर शंकु को ऊंचाई के अनुसार बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट दिया। पूरी ऊंचाई h है तो मैंने ऊपर का हिस्सा h1 ले लिया और नीचे वाला हिस्सा h2 ले लिया। ठीक है, इसी क्रम में अगर मैंने शंकु को बराबर बराबर तीन हिस्सों में बांट लिया, ऊंचाई के तीन हिस्से कर दिए, ऊपर वाला हिस्सा h/3 के रूप में, बीच वाला हिस्सा ये भी h/3 के रूप में, और सबसे नीचे वाला हिस्सा इसकी ऊंचाई भी h/3, यानी आधार के समांतर हम तीन हिस्से करने वाले हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हैं तो चार हिस्से कर लेते हैं या पांच हिस्से कर लेते हैं। जैसे मान लिया यहां पर मैंने पांच हिस्से कर लिए सर ऊंचाई के अनुसार। ये हिस्सा आपका पांचवां हिस्सा h/5, ये भी h/5 हिस्सा हो गया, ये भी ऊंचाई का पांचवां भाग हो गया, ये भी ऊंचाई का पांचवां, और ये भी h/5 हो गया। ठीक है सर, अब आपको पूछा क्या जाता है सर, ये जो हिस्से हुए इनके वक्र पृष्ठ या इनके आयतन का अनुपात आपसे पूछा जाता है। भाई ऊपर वाला हिस्सा इसका आयतन v1 और ये v2, यहां पर तीन हिस्से v1, v2 और v3, और यहां पर पांच हिस्से तो v1, v2, v3, v4 और v5। तो जब आप आयतन की बात करने वाले हैं सर, ध्यान दीजिए, आयतन में कितने भी हिस्से करने वाले हैं तो हमारा जो रिजल्ट रहता है v1 और v2 का अनुपात, आयतन की बात कर रहा हूं, v1 और v2 का अनुपात 1:7 रहेगा। यहां पर जब तीन हिस्से करते हैं हम तो v1, v2 और v3 का अनुपात 1, 7 और 19 का अनुपात रहने वाला है। अगर मान लिया चार या पांच हिस्से करते हैं, उनके आयतनों की बात करता हूं, v3, v4, v5, ये आपका परिणाम 1, 7, 19, 37 है ना, इस प्रकार से 61, और भी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अब चलिए इसको याद कैसे रखना है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। 6 का पहाड़ा, ठीक है, 6 का पहाड़ा जोड़ते हुए आप आयतन को निकाल सकते हैं। और जब 6 का पहाड़ा जोड़ेंगे, देखो एक में 6 जोड़ा तो 7, ठीक है, दो हिस्सों में 1:7। तीन हिस्सों की बात करेंगे तो 6 का पहाड़ा जोड़ें 1, 6 जोड़ने पर 7, 6 का पहाड़ा 6 के बाद 12, तो 7 में 12 जोड़ने पर 19। ठीक है, इसी प्रकार से 6 का पहाड़ा जो जोड़ेंगे, एक में 6 जोड़ने पर 7, अब 7 में 12 जोड़ने पर 19, 19 में 6 थी 18 जोड़ने पर 37, उसके बाद में 6 चौका 24, 37 में 24 जोड़ने पर 61। इस क्रम के अंदर आपको आयतन को याद रखना है। नंबर दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं कर सकूं तो गौर कीजिए, आयतन के अनुपात को जनरलाइज अगर मैं करता हूं, v1, v2, v3, v4, ऐसा अगर मैं इसको जनरलाइज करते हैं कितना भी हिस्सा, लेकिन शर्त क्या है, दूरी के अनुसार बराबर बराबर हिस्से होने चाहिए। तो सबसे पहले आप 1 का क्यूब करेंगे, अनुपात 2 के क्यूब में से 1 का क्यूब घटाना है, अनुपात बढ़ते रहो आगे जितने भी हिस्से हैं, 3 के क्यूब में से 2 का क्यूब घटाना, और आगे बढ़ते रहें, 4 के क्यूब में से 3 का क्यूब घटाना, और आगे बढ़ें, 5 के क्यूब में से 4 का क्यूब घटाना, और जितने हिस्से हैं उस हिस्से में आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला हो गया, इसके माध्यम से आप अपना आंसर दे सकते हैं सर। ठीक है जी, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लें, है ना, कितने भी हिस्सों के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 1 का क्यूब 1, तो सबके शुरुआत में 1 है। अगर दूसरा टुकड़ा हो रहा है तो 2 का क्यूब 8 में से 1 का क्यूब 1 गया, तो 8 में से 1 गया 7, तो सब में दूसरे क्रम पर 7 है। तीसरे हिस्से की बात करते हैं, 3 क्यूब में से 2 क्यूब, 3 का क्यूब यानी 3, 3, 3 का गुणा 27, और 2 का क्यूब यानी 8, तो 27 में से 8 जाने का मतलब कितना हो गया, 19 होता है। तो देखिए आप तीसरे हिस्से में 19 है, चाहे कहीं पर भी जाओगे तीसरा नंबर 19 का है। चौथा नंबर, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 64 में से 27 को घटाओगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। तो देखिए चौथे क्रम में ये, सॉरी 31 में 37 आ रहा है ना, 64 में से 27 घटा रहे हैं, देखो जैसा, तो 7 7 14, 37 आएगा सर, 31 बोल गया मैं। तो ये 37 आपका चौथा क्रम हो गया। और पांचवें हिस्से के लिए 5 का क्यूब 125 में से जब 4 का क्यूब 64 घटाओगे तो 125 से 64 घटाने पर 61 आपका आ जाएगा। तो ये आपको सीधा सीधा याद रखना है सर। कई बार परीक्षाओं के अंदर ये डायरेक्ट पूछा गया, और मोटे तौर पर जब ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया तो हमारा 99% केसेस में 3 हिस्सों की बात की गई, और 3 हिस्सों की बात करते हुए जो आयतन का अनुपात पूछा गया वो 1, 7 और 19 का हमारा अनुपात होता है।
शर्त क्या है, आधार के समांतर और ऊंचाई के अनुसार बराबर बराबर हिस्से करना है, चाहे 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, 8 करें, जितना भी करें हम इस जनरल फॉर्मूले के माध्यम से उसका परिणाम दे सकते हैं। ठीक है सर, पहले के लिए केवल 1 क्यूब, दूसरे के लिए 2 की घात 3 में से 1 की घात 3 घटाना, तीसरे के लिए 3 की घात 3 में से 2 की घात 3 घटाना, चौथे के लिए 4 की घात 3 में से 3 की घात 3 घटाना। ये तो बात होगी सर हमारे आयतन के लिए। और अगर यहीं पर हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, यानी इनका A1, A2, A3 क्षेत्रफलों की अगर बात कर रहा हूं मैं, तो देखिए उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा सर, क्षेत्रफल में वर्ग इकाई होता है, तो फॉर्मूले यही चलने वाले हैं, लेकिन यही फॉर्मूले स्क्वायर के रूप में चलने वाले हैं। पहले के लिए केवल 1 स्क्वायर, ठीक है, दूसरे के लिए 2 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर कम करना, तीसरे के लिए 3 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर कम करना, चौथे के लिए 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर, पांचवें के लिए 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर कम करना। और ये क्रम कितने भी हिस्से करेंगे आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो जो भी हिस्सा हुआ A1, A2, जैसे मान लिया पहले में A3 और हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, तो ये जो परिणाम रहेगा 1 का स्क्वायर 1 रहा, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 घटाने पर 3 रहा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 में से 4 घटाने पर 5 रहा, यानी विषम संख्याएं आ रही है 1, 3, 5, 7। देखो 4 का स्क्वायर 16 में से 3 का स्क्वायर 9 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाने पर कितना आएगा सर, 7 आएगा। और इसी क्रम में 5 का स्क्वायर 25 में से 4 का स्क्वायर 16 घटाएंगे, और 25 में 16 घटाने पर कितना आएगा, 9 आएगा। तो 1, 3, 5, 7 का अनुपात रहेगा। लेकिन मोटे तौर पर हमारी परीक्षा में आयतन के लिए प्रश्न पूछा गया, क्षेत्रफल के लिए प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन ये जानकारी में आपके होना चाहिए। और अगर ये डायरेक्ट होगा तो फटाफट हम सारे फॉर्मूले से बच गए हैं सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्थिति में हम लोग बात करेंगे, चूंकि शंकु हम लोग पढ़ रहे हैं और शंकु के साथ में हम लोग पढ़ना चाहेंगे छिन्नक। छिन्नक यानी फ्रस्टम। अब ये फ्रस्टम क्या चीज होती है सर, उसको ध्यान देना। फ्रस्टम हमारा जैसे गिलास है ना, बाल्टी, आपने देखा होगा, इस प्रकार की हमारी स्थिति, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा आपने देख लिया होगा सर। या मैं इसको उल्टा बनाऊं तो जैसे अगर गिलास का शेप हम बनाना चाहें तो ऐसी स्थिति रहेगी हमारी, बाल्टी है ना। तो ये जो स्थिति है, यानी शंकु का शीर्ष काट दिया जाए तो ये आपकी जो बाल्टी का जो शेप बनता है वह आपका छिन्नक होता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 से 3 चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहली चीज, चूंकि ये शंकु की बात कर रहा है, वहां पाइथागोरस प्रमेय लगी थी, यहां पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। और यहां जो स्थिति बन रही है सर, उसको ध्यान देना। देखो, एक तो होगी सर आपके ऊंचाई, ठीक है ना, ये आपकी हो गई सर ऊंचाई, जिसको कि हम h के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एक है ये अपनी ढालू लंबाई या तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, जिसको कि हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या छोटा r, बड़ा वाला जो वृत्त है उसके लिए बड़ी त्रिज्या बड़ा r। कहीं कोई दिक्कत है सर? छोटी त्रिज्या छोटा r, बड़ी त्रिज्या बड़ा r। और अब जब इसमें संबंध की बात करेंगे तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से एक सामने वाली भुजा पर लंब डालने वाला हूं, क्योंकि बेसिकली मुझे लगाना पाइथागोरस प्रमेय है। और जैसे ही मैं लंब डालूंगा तो अगर ये h है तो ये भी क्या हो गया, h हो गया। लेकिन ये क्या हुआ, ये उसके बारे में बात करूंगा, जो मैंने ब्लैक शेड कर दिया आपके लिए। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये जो स्थिति हुई, बड़े आर में से छोटा आर घट गया, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक की पूरी लंबाई बड़ा आर थी और ये ऊपर की जो लंबाई है ये आपकी छोटा आर है। तो ये जब छोटा आर रहा तो आपके दिमाग में आया बड़े आर में से छोटा आर घटेगा तो ये हिस्सा आएगा। तो कुल मिलाकर के मुझे इस त्रिभुज के अंदर बात करनी है। तो हमारे पास में पहला फॉर्मूला हो गया L, छोटा आर, बड़ा आर और H में संबंध, जिसकी कि प्रश्न में पूछा जा सकता है, कभी आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपके दिमाग में आएगा L स्क्वायर, वही कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, बराबर लंब स्क्वायर H स्क्वायर और आधार स्क्वायर R माइनस R का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम L ज्ञात करेंगे। हो सकता है कभी मुझे L की आवश्यकता पड़ जाए। उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आपके आ गया, ठीक है ना। बेसिकली लगाया हमने पाइथागोरस प्रमेय है,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर से हुआ, लंब स्क्वायर का मतलब ऊंचाई एच स्क्वायर से हुआ, और आधार का मतलब दोनों त्रिज्याओं का अंतर। क्योंकि ये पूरा हिस्सा आर है, ये हिस्सा छोटा आर है, तो जो बचा हुआ हिस्सा है जिसकी मुझे आवश्यकता है, और ये हिस्सा जो है हमारे लिए आर माइनस आर के बराबर है। ठीक है सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके लिए आयतन का फॉर्मूला, थोड़ा सा हम लोग इस फॉर्मूले को शंकु के साथ में लिंक करते हुए चलेंगे तो आसानी रहेगी। मैं यहां पर शंकु की बात कर लेता हूं, है ना। और शंकु के लिए आयतन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर देखो क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है, 1/3 पाई और पीछे एच, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो 1/3 पाई जैसा है वैसा लिखा है, और एच जैसा है वैसा मैंने लिख दिया। अब फर्क आर में क्या फर्क पड़ रहा है, आर स्क्वायर। अब चूंकि यहां पर आर दो अलग अलग प्रकार की है, एक बड़े वृत्त की बड़ी त्रिज्या कैपिटल आर, एक छोटे वृत्त की छोटी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो आर में बदलाव क्या होगा, देखिए एक बार बड़ा आर का स्क्वायर लिखना है, एक बार छोटे आर का स्क्वायर लिखना है, और एक बार दोनों को गुणा करते हुए आर आर लिखना है। तो ये बदलाव हो गया, आप देख पा रहे हैं इस आर स्क्वायर के स्थान पर। तो जब फ्रस्टम की बात करेंगे चिन्हक के लिए 1/3 पाई और एस तो रहेगा ही रहेगा, और स्मॉल आर जो आर स्क्वायर है उसमें बदलाव हो रहा है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर और स्मॉल आर का गुणा, इससे हमारा आयतन निकल जाएगा। नंबर दूसरा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया, आयतन यानी वॉल्यूम था। अब देखो सर, शंकु की बात कर रहा हूं मैं। शंकु के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला था पाई आर एल। ठीक है, तो देखो इधर पाई का पाई रहेगा, एल का एल रहेगा। बदलाव क्या हो रहा है, बदलाव इस आर में हो रहा है, और चूंकि यहां पर शंकु के लिए आर एक घातीय है तो इस आर में बदलाव ऐसा हो रहा है, आर प्लस आर, एक घात वाले पद यानी आर प्लस आर हो गया। देखिए वहां पर आर स्क्वायर था तो इसलिए आर स्क्वायर करना पड़ा, आर आर का गुणा करना पड़ा, और यहां पर केवल आर है तो आर प्लस आर में बदलाव हो जाएगा। ये आपका वक्र पृष्ठीय हो गया। और इसी प्रकार से जब मैं बात करूंगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि वक्र पृष्ठ में और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर किस चीज का है। भाई जब आपका ढक्कन और पैंदा शामिल नहीं होता है तो आपका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। यानी कहने का मतलब वृत्ताकार भाग शामिल नहीं है तो वक्र पृष्ठ हो गया, और वृत्ताकार भाग शामिल हो जाए तो संपूर्ण पृष्ठीय हो गया। तो आपके दिमाग में संपूर्ण पृष्ठ के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा प्लस वृत्तों के क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहां पर चूंकि दो वृत्त है, ठीक है, तो मैं अब इस फॉर्मूले को जो लिखना चाह रहा हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब तो हो गया सर पाई आर प्लस आर एच। उसके बाद में छोटा वृत्त, उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, फिर बड़ा वृत्त पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं सर, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रस्टम का शेप कैसा है वो दिमाग में आ गया, पानी की बाल्टी है ना, हमारा जो गिलास है उस प्रकार का शेप, ये आपका फ्रस्टम का शेप है। फिर से निवेदन करूंगा कि जैसे मान लिया मुझे आवश्यकता पड़े इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, यहां पर एक गड़बड़ कर दी मैंने, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, ये एच नहीं है सर, ठीक है, यहां पर क्या है पाई आर एल है, ठीक है ना। तो ये एल जो है मैंने एच लिख दिया था। तो हमें आवश्यकता पड़ेगी एल की, लेकिन आर आर और एच देगा तो पहला काम इस फॉर्मूले के माध्यम से आप एल निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से, और उसके बाद जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है वो फॉर्मूला आप एप्लीकेबल कर देंगे। तो ये बात हो गई सर हमारी छिन्नक के बारे में, फ्रस्टम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगली आकृति हमें पढ़नी होती है वो हम लोग कर रहे हैं गोला, गोला यानी स्फेयर। अब स्फेयर के कुछ एग्जाम्पल्स की बात अगर मैं करता हूं तो देखिए हमारे लिए एग्जाम्पल हो गया सर गेंद है ना, कंचा है, ये हमारे स्फेयर के एग्जाम्पल्स हो गए। और जब मैं स्फेयर की बात करता हूं तो देखिए ये ऐसा है, ये हमारा स्फेयर हो गया, इसको किसी टेबल के ऊपर गेंद रख दी जाए तो ये हमारा गोला हो गया। बात समझ में आ गई। अब गोले के अंदर आपकी त्रिज्या ही है केवल, और तो कुछ है नहीं। और इसमें जो फॉर्मूले रहेंगे सर, देखिए मैं अगर बात करता हूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, मैं बात करता हूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे
इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है वृत्ताकार भाग का शामिल नहीं होना तो वक्र पृष्ठ होता है, और वृत्ताकार भागों का शामिल हो जाना संपूर्ण पृष्ठ होता है। लेकिन गोले में वृत्ताकार भाग है ही नहीं सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक ही होते हैं गोले में। अगर वक्र पृष्ठ की बात करें या संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, दोनों एक है, नंबर एक। और इसको लिखा जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए? क्योंकि इसमें कोई अंतर है ही नहीं, तो इसलिए मोटे तौर पर वक्र और संपूर्ण ऐसा शब्द नहीं लिखते हुए केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना करते हैं एक। और तीसरा जो फॉर्मूला हमारा हो गया, यानी बेसिकली दो फॉर्मूले एक ही हैं 4 पाई आर स्क्वायर के लिए, और तीसरा हमारा फॉर्मूला आयतन के लिए, और आयतन का फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम। और ये फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो कुल मिला के दो ही फॉर्मूले हैं गोले में जो हम लोगों को पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और एक चीज और डिस्कस करता हूं मैं, अर्ध गोले के बारे में बात करते हैं। अर्ध गोला, हेमी स्फीयर के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, हेमी स्फीयर का मतलब क्या है भाई? हमारे पास में जो कढ़ाई है, एक बाउल है इस प्रकार का, ठीक है ना, कटोरी का जो शेप होता है, ये आपका अर्ध गोला है। एक मिनट के लिए कल्पना करें कि भाई जो नींबू काट करके अगर आपके हाथ में है तो वह आपका अर्ध गोले का एग्जाम्पल है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले बात करूं अगर आयतन की, क्योंकि पहले इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि भाई गोले का जो आयतन होगा उसका आधा ये होगा, और गोले का आयतन चूंकि 4/3 पाई आर क्यूब है, तो बताइए इसका आधा क्या हो गया? तो इसका आधा हो गया 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ठीक है ना, उसका आधा 4/3 का 2/3। यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर है। और जब मैं बात करूंगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या है? ये वाला वृत्ताकार भाग उसमें शामिल कर देना है। समझ गए बात को? और जब ये वृत्ताकार भाग हम लोग शामिल करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है सर? हमारा जो रिजल्ट होगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वापस से ध्यान देना, जैसे एक मिनट के लिए मैं आपसे कहता हूं, कल्पना करें आपके हाथ में कटा हुआ नींबू है, ठीक है, अर्ध गोला है। वो जो कटा हुआ नींबू है, आधा नींबू, उसके ऊपर का जो पीले रंग का छिलका है, वो तो आपका क्या है सर? वक्र पृष्ठ है। और जब आपका ये वक्र पृष्ठ है, पीले रंग का छिलका है ना, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2 पाई आर स्क्वायर। और जो एक वृत्ताकार भाग आपको नजर आ रहा है, जहां से नींबू को उल्टा करते हुए रस निचोड़ा करते हैं, ये वृत्ताकार भाग, इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये चीजें आपके दिमाग में आ गई। एक चीज और हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं सर, कि जैसे हम लोगों ने जहां पर बेलन को डिस्कस किया था, इस बेलन के तुरंत बाद में, ठीक है ना भाई, बेलन हो गया। अब यहां पर क्या करना चाह रहा हूं मैं, खोखले बेलन की बात भी यहां पर कर लेता हूं। खोखला बेलन, होलो सिलेंडर, ठीक है जी। अब खोखले बेलन का मतलब आप जान गए हैं सर, हमारा इस प्रकार का रूप है। ये एक है ना पाइप का हिस्सा जैसे है अंदर का, और उसके ऊपर जो है लोहे की खोल है आपके पास में इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो है रिजल्ट आपका ऐसा, बात समझ में आ गई? तो ये खोखला बेलन हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, अब इसके डायमेंशंस में क्या क्या बदलाव हो रहा है। ये तो है डायमेंशंस, हमारी ऊंचाई है, लंबाई है, वो है। अंदर वाला जो छोटा वृत्त है उसके लिए त्रिज्या आपकी छोटी आर है, और ये बड़ा वाला वृत्त है तो इसके लिए बड़ी त्रिज्या क्या है हमारी? कैपिटल आर है। तो यहां पर भी एक छोटी त्रिज्या स्मॉल आर, एक बड़ी त्रिज्या कैपिटल आर है। अब देखिए, सबसे पहली बात इसके फॉर्मूलों में, अगर मैं यहां पर आयतन की बात करता हूं, तो आयतन, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया सर? आपके दिमाग में आना चाहिए कि बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन हो जाएगा। बाहर के आयतन में से
अंदर का आयतन हम लोगों को क्या करना है सर, घटा देना है। तो यह आपका क्या होगा सर, आयतन निकल जाएगा इस खोखले बेलन का। और बाहरी आयतन, देखिए आयतन चाहे अंदर से है बाहर से है तो बेलन का आयतन पाई, लेकिन बाहर की त्रिज्या बड़ा आर है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। और ऐसा करते हुए हम लोग पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच के माध्यम से हम अपने आयतन की बात कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स करना चाहेंगे तो इसके फैक्टर्स आर प्लस आर और आर माइनस आर एच के रूप में हो जाएगा। इसके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हुए ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में हमने तोड़ दिया, तो ये वॉल्यूम का अपना फॉर्मूला हो गया। ठीक है सर। और नहीं तो आप सीधा यही याद रख लें सर कि बाहर का आयतन और उसमें से अंदर का आयतन घटा देंगे। बाहर के आयतन के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच अंदर के लिए, तो एक जगह बड़ी आर है एक जगह छोटी आर है। ठीक है, घटाना पाई और एच कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आर प्लस आर, आर माइनस आर कर देंगे। चलिए यहां पर जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया कि भाई बाहर वाला और अंदर वाला जुड़ेगा। जैसे मान लिया पाइप के अंदर आपको रंग करना है तो आप अंदर से भी और बाहर से भी, तो दोनों पृष्ठ आपके जुड़ने वाले हैं। तो बाहरी वक्र पृष्ठ ध्यान दीजिए और अंदर का वक्र पृष्ठ दोनों जोड़ लेता हूं। तो बाहर का क्या हुआ सर, 2 पाई बड़ा आर एच और अंदर का क्या हुआ 2 पाई छोटा आर एच। तो देखिए वक्र पृष्ठीय हो गया हमारा 2 पाई आर प्लस आर गुणा एच। ध्यान देना क्षेत्रफल में जुड़ रहा है और आयतन में बाहरी आयतन में से अंदर का आयतन घट रहा है। और यहां पर वक्र पृष्ठ में बाहरी वक्र पृष्ठ में अंदर वाला वक्र पृष्ठ जुड़ता है। और यहां जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति बनती है सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, यानी टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में देखिए एक तो वक्र पृष्ठ होता है आपका 2 पाई आर प्लस आर एच, और उसके बाद में ध्यान दीजिए 2 सर्कुलर रिंग बन जाती है। आप गौर करेंगे कि जब आप ऊपर का उसका मुंह देखेंगे तो ऊपर का मुंह ऐसा नजर आएगा, और उसी प्रकार से पाइप का जब दूसरा हिस्सा देखेंगे तब ऐसा नजर आएगा। यानी बेसिकली सर्कुलर रिंग बन रही है। और सर्कुलर रिंग जब बन रही है तो इसमें से एक सर्कल की त्रिज्या हमारी आर है और दूसरे सर्कल की त्रिज्या हमारी कैपिटल आर है। तो वृत्तों के क्षेत्रफलों को आपको घटाना है। ठीक है, बड़े वृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर और छोटे वृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर। समझ गए। तो ये चीज जो है मुझे जोड़नी पड़ेगी, और यहां से पाई कॉमन ले लेता हूं मैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करते हुए पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। ठीक है ना। तो ये सर्कुलर रिंग, और कितनी है सर सर्कुलर रिंग, 2 सर्कुलर रिंग है ना। तो 2 लगेगा सर सर्कुलर रिंग का 2, और ये एक सर्कुलर रिंग का परिणाम ये है पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, इसके माध्यम से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि हम लोग जो है इसको समझ नहीं पाते हैं और कैलकुलेशन गलत कर जाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम फॉर्मूला रटने के स्थान पर समझने का प्रयास करें। है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पहला काम तो। और वक्र पृष्ठ के अंदर दोनों पृष्ठ आपके जुड़ेंगे, बाहर वाला पृष्ठ और अंदर वाला वक्र पृष्ठ। 2 पाई बाहर वाले के लिए बड़ा आर एच, अंदर वाले के लिए 2 पाई छोटा आर एच, इन दोनों को आप जोड़ दें। उसके बाद में 2 सर्कुलर रिंग बनती है, यानी जब ऊपर का हिस्सा देखेंगे तब ऐसा दिखेगा, उधर का दूसरा हिस्सा देखेंगे तब भी सर्कुलर रिंग दिखेगी। और सर्कुलर रिंग का मतलब है बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको घटाना पड़ेगा। बाहर वाला वृत्त पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाला वृत्त पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इन सबको जोड़ देंगे तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे फॉर्मूले हमारे दिमाग में आ गए होंगे, और इनमें से कुछ फॉर्मूले आपके जानकारी में होंगे सर, और जो फॉर्मूले आपकी जानकारी में नहीं है उनको जो है नियमित रूप से है ना पढ़ते हुए अगले 2 से 3 दिन में हम इसको अच्छे से याद कर लें, है ना, तसल्ली के साथ में बढ़िया से। क्योंकि हम देखेंगे एग्जाम से पहले याद करें मुश्किल है, असंभव सा काम हो जाएगा। एग्जाम से पहले वाली रात में तो वैसे ही घबराहट के अंदर कई चीजें आती हुई भी हमको ऐसा लगता है कि ये भी भूल गए, है ना, तो नया काम वहां पर नहीं कर पाएंगे। चलिए अब मैं जो बात करना चाह रहा हूं, फॉर्मूले हम लोगों ने याद कर लिए, ठीक है ना। और फॉर्मूले याद करने के बाद में अब कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है, कुछ विशेष प्रकार की स्थितियों की बात कर रहा हूं। जैसे प्रश्न ने कहा आयतन ज्ञात करो, तब तो सोचना ही नहीं है, आयतन ही ज्ञात करना है। प्रश्न कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही ज्ञात करना है। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी होती है
जब आपका प्रश्न आयतन या क्षेत्रफल शब्द की बात नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या कि भाई कब आपको आयतन निकालना है, कब आपको क्षेत्रफल निकालना है, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। आयतन संबंधी प्रश्न है ना, आयतन संबंधी प्रश्न कौन से होंगे सर, उसके लिए मैं एक जनरल बात कर लेता हूं। आयतन कब निकाला जाएगा, जब अंदर की बात हो, ठीक है ना, यानी अंदर की जहां बात होगी वहां आयतन की बात होगी। अंदर की बात होने का मतलब क्या, जैसे हमारा प्रश्न कहेगा कमरे में हवा, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं। दीवार में ईंटें, टंकी में पानी, ये सारे अंदर की बातें हो रही। देखो आप, संदूक में पुस्तकें, आपको पूछा जाएगा कि संदूक में कितनी पुस्तकें होगी, दीवार में कितनी ईंटें लगेगी, टंकी में कितना पानी आएगा। तो ये सारा जब अंदर की बात हो गई, ये आयतन संबंधी प्रश्नों की बात हो गई। जैसे आपको कहा जाएगा एक कुआं खोदा गया, उसमें से मिट्टी को निकाला गया। आप जो कुआं खोदेंगे और मिट्टी निकालेंगे, अंदर की बात, मिट्टी कहां से निकलेगी, अंदर से, वो भी अपना प्रश्न किसका हो गया, आयतन का हो गया। इसी प्रकार से भार संबंधी जो प्रश्न रहेंगे हमारे, भार संबंधी प्रश्न जो वेट से रिलेट करने वाले होंगे, जैसे संदूक का भार ज्ञात करना है, कोई लोहे का गोला है उसका भार ज्ञात करना है, धातु के शंकु का भार ज्ञात करना है, तो भार संबंधी जो भी प्रश्न होंगे वे सारे के सारे हमारे आयतन के प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से रूप में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन तथा संख्या वाले प्रश्न, ठीक है, वे प्रश्न हमारे किसके होंगे, आयतन के प्रश्न होंगे। इसको भी ध्यान देना। रूप में परिवर्तन का मतलब क्या है कि एक बेलन है उसको गला दिया गया और शंकु बना दिया गया, देखो रूप में परिवर्तन हो गया। एक जो है घन का आकार है और उससे एक लोहे का एक लंबा पतला तार बना दिया, रूप में परिवर्तन हो गया। बड़ा गोला है उसको गला करके छोटी छोटी गोलियां बना दी गई, रूप में परिवर्तन हो गया। और संख्या वाले प्रश्न, यानी कि ऐसी स्थिति में कितने गोले बनेंगे, कितने शंकु बनेंगे, ये भी हमारी स्थितियां आयतन वाली होगी, ठीक है। इसी प्रकार से क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न हमारे कौन से होंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न कब है, जब सतह की बात हो, जब सतह की बात हो, क्षेत्रफल की बात होगी। अब सतह की बात का मतलब क्या, जैसे रंग है, या उसके लिए दूसरा शब्द पेंट है, पॉलिश है ना। इस प्रकार से सतह पर आप देखेंगे सर, पेंट आप कर रहे हैं कमरे के अंदर, कहां पेंट करवाएंगे, केवल दीवार की सतहों पर, सतहों के अंदर पेंट नहीं होगा, है ना। तो जब सतह की बात हो रही है, कोई ठोस वस्तु है और उसके ऊपर पॉलिश करनी है, तो पॉलिश कहां होगी, केवल और केवल सतह के ऊपर पॉलिश होगी, ठीक है। तो जब रंग पेंट पॉलिश करने की बात होगी, हमारा प्रश्न क्षेत्रफल का होगा। जैसे उदाहरण के लिए संदूक बनाना है ना, संदूक निर्माण में लगने वाली धातु की चद्दर, है ना, इससे संबंधित प्रश्न आ गया। अब मुझे बताइए, जब संदूक का निर्माण करेंगे तो लोहे की जो चद्दर आपकी लगने वाली है, कोई सी धातु की जो चद्दर लगने वाली है, ठीक है ना, मेटल शीट की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कहां कहां लगेगी, केवल सतह पर लगेगी, अंदर से तो खाली रहेगा ना सर। तो केवल सतह की बात हो गई, क्षेत्रफल का हमारा प्रश्न हो गया। जैसे सर्कस के तंबू निर्माण में, सर्कस के तंबू निर्माण में लगने वाला कपड़ा। अब आप ध्यान करें, भाई सर्कस का तंबू जब आपने देखा होगा, या अपने घरों के अंदर जो टेंट लगाए जाते हैं कभी शादी ब्याह के अवसर के ऊपर, ठीक है, वो शंकु के आकार तो नहीं होता है, लेकिन जो टेंट लगेगा तो टेंट का कपड़ा कहाँ होगा, केवल सतह के ऊपर होगा, यानी क्षेत्रफल की बात होगी। और यहां पर फिर से विशेष ध्यान देना, जब वृत्ताकार भाग शामिल होता है
तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और जब वृत्ताकार भाग शामिल नहीं होता है तो फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। यानी फॉर्मूले तो हम लोगों ने याद कर लिए, लेकिन फॉर्मूला लगाना क्या है, तो इन स्थितियों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कई जगह प्रश्नों के अंदर आपको सोचना कम पड़ेगा, फटाक से पता लग जाएगा, अच्छा भार संबंधी है तो वहां आ गया, सतह संबंधी है तो यहां पर आ गया। ठीक है, रूप में परिवर्तन है, आयतन की बात हो गई। चलें आगे बढ़ते हैं, और अब जो है मैं यूनिट परिवर्तन की बात कर लेता हूं कि भाई इकाई परिवर्तन भी हमें करना पड़ेगा कई जगह पर। इकाई परिवर्तन, देखिए मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में अगर बदलना है तो क्या करोगे आप, आपके दिमाग में आना चाहिए 100 से गुणा करना है। यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 का गुणा कर देंगे तो मीटर सेंटीमीटर में बदल जाएगा। इसी प्रकार से वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना। ठीक है, मोटे तौर पर आता होगा आपको, मीटर स्क्वायर का मतलब 2 मीटर है, और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, 2 बार 100, यानी 100 गुणा 100 से गुणा करना। तो बड़ी इकाई मीटर स्क्वायर से आप सेंटीमीटर स्क्वायर में पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से आयतन की जो इकाई रहेगी वो मीटर क्यूब रहेगी। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना, और जब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग बदलेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा सर, मीटर क्यूब यानी 3 बार मीटर लिखा है तो 3 बार 100 का प्रयोग होगा, 100 100 और 100 से गुणा हमें करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि भाई आपके दिमाग में चीज आ गई होगी सर। ठीक है, तो इकाई परिवर्तन किस प्रकार से करना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज तो लगभग जानकारी में होगी सर, मीटर से सेंटीमीटर में 100, वर्ग मीटर होने पर 2 बार 100 और घन मीटर होने पर 3 बार 100 की बात हमको करनी है। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। देखो कई बार प्रश्न क्या कहता है, टंकी में कितना पानी आएगा, हमारा उत्तर वर्ग घन मीटर या घन सेंटीमीटर में दे दिया जाता है, लेकिन प्रश्न ने जब कह दिया टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, तो अब आपको उस यूनिट को बदलना पड़ेगा। तो दिमाग में आए 1000 घन सेंटीमीटर अगर होता है तो 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, जैसे उदाहरण के लिए मान लिया कहीं आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और 8000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो 8000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया सर, 8 लीटर से हो गया। ठीक है, वापस से ध्यान देना, जैसे उदाहरण से 3200 ऐसा अपना रिजल्ट आ गया सेंटीमीटर क्यूब, तो दिमाग में क्या आया कि भाई 1000 घन सेंटीमीटर 1 लीटर, तो मुझे बेसिकली इसमें 1000 का भाग देना होता है, और जैसे ही 1000 का भाग देता हूं तो ये कितना आएगा सर, 3.2 लीटर होगा। यानी आपको करना क्या है सर, 3200 में 1000 का जब भाग दिया जाएगा तो परिणाम 3.2 लीटर के रूप में आया, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर का 1 लीटर है। ठीक है, घन सेंटीमीटर वाले परिणाम में 1000 का भाग देने पर लीटर आएगा। ठीक है, इसी क्रम के अंदर अगर बात करता हूं मैं आपसे, 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है। जैसे आप गणना कर रहे हैं और कैलकुलेशन करते समय आपके पास में रिजल्ट आ गया 5.4 मीटर क्यूब। अब आपको करना क्या होगा, 5.4 का 1000 से गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा सर 5400 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वापस से ध्यान देना, जैसे मान लिया आपने गणना की और गणना करते हुए आ गया 7.2 मीटर क्यूब, क्या करने वाले हो, 7.2 का 1000 से गुणा करने वाले हो, तो कितना आ गया, 7200 लीटर हो गया। और अगर इसका उल्टा, कभी कभी जो है उल्टा भी अपने को यूज करना पड़ेगा, जैसे मान लिया आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन करते समय आपके साथ में आ गया सर 15000 लीटर। अब 15000 लीटर है तो अब आपको क्या करना होगा, 15000 में 1000 का भाग देना होगा, लीटर है ना, उसमें 1000 का भाग दोगे तो ये 15 मीटर क्यूब आएगा। तो देखो सीधा जब चले, मीटर क्यूब से चले तो 1000 का गुणा किया, और लीटर से चले तो 1000 का भाग दिया तो मीटर क्यूब बना। यानी वापस ध्यान देना, दो रिजल्ट हमारे, 1000
सेंटीमीटर क्यूब जो रहेगा वो 1 लीटर के बराबर होगा। जब मुझे लीटर में बदलना है, इसका मतलब 1000 का भाग देना, क्योंकि लेफ्ट में 1000 है तो 1000 उधर जाएगा, तो 1000 का भाग देंगे तो लीटर में बदल जाएगा, जो कि मैंने यहां पर भी देखो किया है। और जब घन मीटर की बात करते हैं तो 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर है। तो घन मीटर होने पर सामने 1000 है, 1000 का गुणा करो, और अगर लीटर है तो पक्षांतर करते हुए 1000 का भाग हो गया। वापस से ध्यान देना, जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन करते समय 8400 लीटर ऐसा आ गया। अब मुझे इसको घन मीटर में बदलना है, तो कुल मिला क्या करने वाले हम लोग, 8400 में 1000 का भाग देने वाले हैं, और ये परिणाम रहेगा 8.4 मीटर क्यूब। तो चलिए सर, आज की क्लास में हम लोगों ने केवल बेसिक जानकारियां हमने डिस्कस की है कि भाई ठोस आकृतियां कौन सी है, कौन कौन सी आकृतियां पढ़ने वाले हैं, उनका शेप हमारा क्या है, उनके लिए कैसे परिणाम हो सकते हैं, कुछ विशेष प्रकार की स्थितियां हमारी क्या हो सकती है, आयतन और क्षेत्रफल के फॉर्मूले कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करने हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, उसमें किस प्रकार का अंतर है, और यूनिट का कन्वर्जन हम लोग किस प्रकार से करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब अगली क्लास हम लोग लें तो उसके पहले आप इस क्लास को जो है अच्छे से देख लें, वापस से दोबारा से इसका रिवीजन कर लें, 1-2 बार कम से कम हम लोग पढ़ लें, फॉर्मूलों को याद कर लें, और विशेष रूप से यूनिट कन्वर्जन और स्थितियों को हम लोग पहचान लें, ताकि अगली क्लास के अंदर जब हम लोग प्रश्नों की बात करेंगे तो उस समय हमें कोई सी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए सर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।